नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई पसंदीदा प्रोडक्ट, शायद कोई चॉकलेट या कोई कोल्ड ड्रिंक जिसे आप सालों से इस्तेमाल कर रहे हो और वो अचानक बाजार से गायब हो जाए और उसकी जगह कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट आ जाए? हम सोचते हैं, अरे वो तो इतना अच्छा था, कंपनी ने उसे बंद ही क्यों कर दिया? और ये सवाल सिर्फ ग्राहकों के मन में नहीं आता, ये तो कंपनी के बोर्डरूम में महीनों तक गूंजता है। अच्छा। किसी चलते हुए मतलब एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट को बंद कर देना हाँ। और उसकी जगह एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये बिजनेस की दुनिया के सबसे मुश्किल और जोखिम भरे फैसलों में से एक है। इसी फैसले को प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट डिसीजन कहते हैं, है ना? बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई कंपनी यह फैसला लेने पर मजबूर क्यों होती है, इसके पीछे किस तरह का हिसाब किताब होता है और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर से देखने में ये फैसला बड़ा सीधा लगता है। हाँ, पुराना बंद करो, नया शुरू करो। एग्जैक्टली लेकिन अंदर से ये किसी शतरंज की चाल से कम नहीं होता। हर मोहरे को, मतलब हर पहलू को 100 बार सोचना पड़ता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसी कंपनी है जो 20 साल से एक बहुत पॉपुलर क्लासिक नाम की कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, ठीक है। लेकिन अब उसकी बिक्री धीरे धीरे घट रही है। अब मैनेजमेंट क्लासिक को बंद करके एक नई जिंग नाम की ड्रिंक लाना चाहता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ऐसा करने की नौबत आई ही क्यों? कोई अपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों काटेगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि कोई भी कंपनी मजे के लिए ऐसा नहीं करती। नहीं, जाहिर है। इसके पीछे हमेशा कुछ ठोस, मतलब डेटा पर आधारित कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सिग्नल होता है गिरती हुई बिक्री, डिक्लाइनिंग सेल्स। अच्छा, हो सकता है क्लासिक का स्वाद आज भी वही हो, लेकिन अब लोग शायद शुगर फ्री या हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं। मार्केट बदल रहा है। मतलब प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन खरीदार बदल गए हैं। हाँ, और बिक्री घटने का सीधा असर तो मुनाफे पे पड़ता होगा। बिल्कुल। और मुनाफे की बात सिर्फ बिक्री घटने से नहीं जुड़ी होती। कई बार बिक्री तो ठीक ठाक रहती है, पर उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा इतना बढ़ जाता है अच्छा। कि कंपनी की जेब में कुछ बचता ही नहीं, जिसे हम कहते हैं लो प्रॉफिट मार्जिन। हो सकता है क्लासिक को बनाने में जो खास तरह की चीनी लगती है वो अचानक बहुत महंगी हो गई हो। तो कंपनी सोचेगी कि क्यों ना जिंक को लॉन्च किया जाए जिसे बनाने की लागत कम हो। और टेक्नोलॉजी का भी तो रोल होता होगा ना। हाँ, शायद जिंक को बनाने की कोई नई सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई हो, एकदम सही। जो क्लासिक के पुराने प्रोसेस पर लागू ही नहीं हो सकती। बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पुराने प्रोडक्ट्स को रातों रात मतलब आउटडेटेड बना सकता है। सही बात है। इसके अलावा एक और मजेदार कारण भी होता है, बाजार में एक बेहतर अवसर का दिखना। मतलब हो सकता है क्लासिक अभी भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमा रही हो, लेकिन मार्केट रिसर्च बताती है कि एक एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश है। अच्छा। तो कंपनी सोचती है कि क्लासिक पर और मेहनत करने से बेहतर है कि अपनी पूरी ताकत नई जिंक एनर्जी ड्रिंक पर लगा दी जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मैनेजमेंट ने ये मान लिया कि भाई क्लासिक का सूरज अब डूब रहा है और बदलाव की जरूरत है। लेकिन ये फैसला लेना, ये तो एक बंद होती हुई ट्रेन से चलती हुई ट्रेन पर कूदने जैसा है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस छलांग को लगाने से पहले वो किन किन बातों को 100 बार परखते होंगे? मतलब उनकी चेकलिस्ट क्या होती होगी? ये इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ अंदाजे पर नहीं होता, बल्कि एक बहुत गहरी एनालिसिस पर आधारित होता है। मेरे दिमाग में सबसे पहले तो पैसा ही आता है। क्या ये फैसला सिर्फ इस बात पर होता है कि नया प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आएगा और उससे कितनी कमाई होगी, यह मामला इससे ज्यादा पेचीदा है? पैसा इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हाँ। सबसे पहले होती है लागत की तुलना। मतलब क्लासिक को बनाते रहने में कितना खर्च है और जिंक को बनाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। मैनेजमेंट सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट पर ध्यान देता है। रेलेवेंट कॉस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? रेलेवेंट कॉस्ट यानी वो खर्चे जो आपके फैसले से सीधे तौर पर बदलेंगे, जैसे जिंक के लिए नया कच्चा माल, नई पैकिंग, मजदूरों की शायद कोई नई ट्रेनिंग। अच्छा, जो सीधे सीधे उस डिसीजन से जुड़े हैं। हाँ, इसके उलट मैनेजमेंट को संक कॉस्ट को पूरी तरह नजरअंदाज करना होता है। संक कॉस्ट, ये मैंने सुना है। मतलब डूबी हुई लागत? बिल्कुल। संक कॉस्ट वो पैसा है जो डूब चुका है, वो पहले ही खर्च हो चुका है और वापस नहीं आ सकता। जैसे क्लासिक बनाने के लिए 10 साल पहले खरीदी गई मशीन। और यहीं पर मैनेजर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। संक
कॉस्ट फैलेसी से बचना। ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जहां हम किसी खराब फैसले से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत पैसा या समय लगा चुके होते हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। एक अच्छा मैनेजर जानता है कि उस डूबे हुए पैसे को भूलकर आज के हिसाब से सबसे अच्छा फैसला लेना है, भले ही इसका मतलब उस पुरानी मशीन को कबाड़ में बेचना ही क्यों ना हो। वाह, ये तो सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि जिंदगी का भी सबक है। खैर, लागत के अलावा और क्या देखा जाता है? लागत के बाद आता है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सीधा। इसे किसी आसान उदाहरण से समझाइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बेकरी चलाती हैं। हर केक जो आप बेचनी है उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा तो केक बनाने के सामान जैसे आटा, चीनी उसमें चला जाता है। हाँ, वो वेरिएबल कॉस्ट हुई। बिल्कुल। उसके बाद जो पैसा बचता है वही कंट्रीब्यूशन है। ये पैसा फिर दुकान का किराया, बिजली का बिल भरने और आखिर में आपके मुनाफे में काम आता है। अच्छा। तो जिस केक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो आपकी दुकान चलाने में ज्यादा मदद कर रहा है। अच्छा, तो मैनेजमेंट ये देखता है कि क्लासिक का हर कैन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या जिंक का हर कैन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। एकदम सही। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा वो कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। इसके बाद जाहिर है बाजार की मांग का अध्ययन होता है। क्या लोग सच में जिंक खरीदना चाहते हैं? सर्वे किए जाते हैं, फोकस ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अगर मांग को लेकर जरा भी शक हो तो ये बहुत बड़ा जुआ हो सकता है। और जिंक के लिए नई मशीनें, नई फैक्ट्री, मार्केटिंग पर होने वाला खर्च, ये सब भी तो देखना होगा कि कंपनी के पास इतना पैसा है भी या नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी से जुड़ा है सबसे बड़ा शब्द, रिस्क। क्या होगा अगर जिंक फेल हो गई? और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल, ब्रांड की इमेज पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्लासिक सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, वो लोगों की यादों का, उनके नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। उसे बंद करने से कहीं कंपनी अपनी सालों की बनाई हुई पहचान ही ना खो दे। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार लोग प्रोडक्ट से नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। क्या इसे नंबरों में तौलने का कोई सीधा तरीका है? हाँ, बिल्कुल। जब सारी बातें हो जाते हैं तो आखिर में मामला नंबरों पर ही आता है। ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है इंक्रीमेंटल एनालिसिस। इंक्रीमेंटल एनालिसिस, इस सुनने में फिर से बहुत भारी शब्द लग रहा है। नाम भारी है, काम सीधा है। इसका मतलब बस इतना है, जिंक को लाने से हमारी जेब से कितना अतिरिक्त पैसा जाएगा और हमारी जेब में कितना अतिरिक्त पैसा आएगा। अच्छा। अगर आने वाला अतिरिक्त पैसा जाने वाले अतिरिक्त पैसे से ज्यादा है तो फैसला सही है। मतलब अगर जिंक को लाने में 100 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन उससे कमाई 120 रुपए ज्यादा हो रही है तो 20 रुपए का सीधा फायदा है। एकदम सही। और दूसरा तरीका तो और भी सीधा है, बस दोनों ऑप्शन से होने वाले नेट प्रॉफिट को आमने सामने रखकर देख लो। अच्छा, सीधी सीधी मुनाफे की तुलना। हाँ, जिसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है उसे चुन लो। चलिए हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए उदाहरण को अपनी क्लासिक और जिंक की कहानी पर लागू करते हैं। ठीक है। मान लीजिए अभी क्लासिक को बेचकर कंपनी साल का 50,000 रुपए का मुनाफा कमा रही है। 50,000, ठीक है। अब मैनेजमेंट के सामने प्रपोजल है जिंक का। हिसाब लगाया गया कि जिंक की बिक्री ज्यादा होगी और सारे खर्चे निकालकर कंपनी साल का 90,000 रुपए का मुनाफा कमा सकती है। तो यहाँ नंबर साफ साफ कहानी बता रहे हैं। हाँ, एक तरफ है 50,000 और दूसरी तरफ है 90,000। अगर सिर्फ प्रॉफिट को देखें तो फैसला जिंक के हक में जाता है। मतलब मैनेजमेंट को क्लासिक को बदलकर जिंक को लाने का फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल, नंबर्स के हिसाब से तो यही सही है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर एनालिसिस सही है और नंबर भी साथ दे रहे हैं तो इस फैसले के फायदे तो साफ दिख रहे हैं। ज्यादा मुनाफा, मार्केट में नई एनर्जी, हाँ, शायद नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। हाँ, फायदे कई है, ज्यादा मुनाफा तो है ही, साथ ही बाजार में कंपनी की इमेज एक इनोवेटिव कंपनी की बनती है जो समय के साथ बदल रही है। सही बात है। नई तकनीक का इस्तेमाल होता है और अक्सर नए प्रोडक्ट से ग्राहकों की संतुष्टि भी बढ़ती है, जिससे आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। हमेशा होता है। इस कहानी का एक दुखद अंत भी तो हो सकता है। इसमें जोखिम क्या क्या है? जोखिम बहुत हैं और बहुत बड़े हैं। सबसे पहला तो है शुरुआती निवेश। जिंक के लिए नई फैक्ट्री और मार्केटिंग कैंपेन में करोड़ों लग सकते हैं। दूसरा, मार्केट की अनिश्चितता। हो सकता है आपके सारे सर्वे गलत साबित हों और लोगों को जिंक का टेस्ट पसंद ही ना आए। मतलब प्रोडक्ट के फेल होने का खतरा हमेशा रहता है। और उन वफादार ग्राहकों का क्या?
जो 20 साल से क्लासिक पी रहे थे, उन्हें खोने का डर भी तो होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है वो नाराज होकर आपके किसी कॉम्पिटिटर के पास चले जाएं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जिसे आप नंबरों में नहीं तौल सकते। सही है। इसके अलावा कंपनी के अंदर भी तो बदलाव का विरोध हो सकता है। क्लासिक बनाने वाली टीम को लग सकता है कि उनकी नौकरी खतरे में है। हाँ, कर्मचारी भी नई प्रक्रियाओं को अपनाने में हिचकिचा सकते हैं। सही कहा। और इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या हमेशा प्रोडक्ट बदलना ही सही फैसला होता है? क्या कभी-कभी पुराने के साथ टिके रहना बेहतर नहीं होता? हाँ, हमेशा नहीं। ऐसी कई स्थितियां हैं जब प्रोडक्ट को ना बदलने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर क्लासिक अभी भी ठीक-ठाक मुनाफा दे रही हो और बाजार में उसकी मांग स्थिर हो, तो उसे बदलने की कोई जल्दी नहीं है। वो कहावत है ना, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। बिल्कुल। और अगर जिंग की सफलता को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता हो या उसके लिए निवेश इतना ज्यादा हो कि कंपनी की कमर ही टूट जाए, तब भी शायद रुकना ही बेहतर है। सही कहा। और एक और स्थिति है, अगर कंपनी के पास जिंक जैसी एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी या एक्सपर्टीज ही ना हो। अच्छा। ऐसे में बिना तैयारी के नए मैदान में उतरना खुदकुशी करने जैसा हो सकता है। तो किसी मौजूदा प्रोडक्ट की जगह नया प्रोडक्ट लाने का फैसला ये एक बहुत ही गहरा रणनीतिक और वित्तीय निर्णय है। हाँ, यह सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि नया आइडिया कितना अच्छा है, बल्कि इस पर कि क्या यह पुराने से हर पैमाने पर लागत, मुनाफा, रिस्क और ब्रांड इमेज वाकई बेहतर है। बिल्कुल। ये एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फैसला होना चाहिए। कंपनी को प्रोडक्ट तभी बदलना चाहिए जब नया प्रोडक्ट लंबे समय के लिए ज्यादा मुनाफा और ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं दे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह कंपनी के भविष्य पर खेला जाने वाला एक बहुत बड़ा दाव है। ये एक बेहतरीन सारांश है। यह साफ है कि यह फैसला कितना मुश्किल और बहुआयामी होता है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बदलने की बात की, लेकिन इस पर भी सोचा जा सकता है कि क्या होगा जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बदलने का फैसला तो करती है, लेकिन उसे किसी नए प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक पूरी तरह से नई सर्विस से बदल देती है। अच्छा, जैसे कार बेचने वाली कंपनी कार बेचने की बजाय ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस देने लगे, मतलब सब्सक्रिप्शन पर कारें उपलब्ध कराएं। इस बदलाव के क्या मायने हो सकते हैं और इसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा?